लेकिन शुरुआत इस वक्त की अहम खबर से कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से बड़ी खबर है। दिहुली नरसंहार केस में अहम डेवलपमेंट हुआ है। 3 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। राम सेवक, कप्तान सिंह और रामपाल को फांसी की सजा सुनाई गई है। दोषियों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। 1981 में मैनपुरी के देहुली में 24 लोगों की हत्या कर दी गई थी। 17 में से 13 आरोपियों की मौत हो चुकी। 24 लोगों के नरसंहार में 44 साल बाद ये बड़ा फैसला आया है, जिसमें दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई। और इस मामले को लेकर सरकारी वकील क्या कह रहे हैं, ये आपको सुनाते हैं। दिहुली नरसंहार में राम सेवक, रामपाल और कप्तान को फांसी की सजा दी गई और 50-50 हजार जुर्माना किया गया। 44 साल बाद फैसला आ पाया जी। क्या कारण रहा इसके पीछे? 44 साल बाद फैसला इसलिए आया क्योंकि कुछ अभियुक्त इसमें गैर हाजिर हो गए थे, जो जिनके वारंट पे बाद में पकड़े गए। फिर मामला यहाँ से हाईकोर्ट चला गया, इसलिए ये फैसले में लेट हुआ है। न्यायालय में कबूल नहीं किया। न्यायालय में तो वो यही कह रहे थे कि हम निर्दोष है, लेकिन उनके खिलाफ एविडेंस आई थी पत्रावली पर, जिसमें स्पेसिफिक ये बताया गया था कि राम सेवक, कप्तान, इन लोगों ने किस किस को मारा, कैसे कैसे मारा, ये सारी चीजें बयानों में आई हैं। क्या कारण रहा इस घटना के पीछे? क्या निकल के आया न्यायालय में ये निकल के आया है कि इन राधे संतोष गैंग के कुछ लोग पुलिस ने पकड़े थे, उसमें ये इन लोगों के लोग गवाह बन गए थे। उसी खुन्नस के पीछे इनको ये जघन्य हत्याकांड किया गया है। दिहुली नरसंहार केस में जिन 3 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई, उनमें एक राम सेवक भी शामिल है। कोर्ट में फांसी की सजा का फैसला सुनने के बाद राम सेवक को अपने किए पर थोड़ा भी पछतावा नहीं दिखा। ठीक है, बहुत बढ़िया। माँ की कोख में दाग नहीं लगने देंगे, बलिदान हो जाएंगे। सजा हुई है, अब क्या कहोगे? सजा हुई है, क्या कहना चाह रहे हो? जो कहना है मुझे कहने दो। गुंडों ने इज्जत लूटी है हमारी बहन बेटियों की। माँ की कोख में दाग नहीं लगने गए, आगे देखेंगे, हम भी कुर्बान हो जाएंगे। सीधे रुक कर लेते हैं। विपिन चौबे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विपिन, 3 जो आरोपी थे इस पूरे मामले में दोषी ठहराए गए, उन्हें फांसी की सजा मुकर्रर हुई है, लेकिन अभी हम एक दोषी को देख रहे थे जिन्हें ये सजा सुनाई गई है, राम सेवक जिनका नाम है। उन्हें जरा भी अफसोस नहीं है अपने किए पर। जी हाँ, बिल्कुल। तकरीबन 44 साल पुराना मामला फिरोजाबाद के दुहली गांव का है बताया जा रहा है, और इस पूरे मामले में 24 दलितों की हत्या कर दी गई थी, और 44 साल से इस पूरे मामले की सुनवाई मैनपुर की इस अदालत में चल रही थी। और एक लंबे अंतराल के बाद इस मामले पर जज ने फैसला सुनाया और 3 लोगों को दोषी ठहराया गया है, जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। कुल 17 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें सुनवाई के दौरान लगभग 13 लोग इसमें उनकी मौत हो चुकी है। बाकी बचे लोगों में से 3 लोगों को दोषी ठहराया गया था और आज उनकी सजा सुनाई गई है, जिसमें तीनों को फांसी की सजा और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना। लेकिन आज सजा सुनाए जाने के बाद वो तमाम दोषी जब कोर्ट से बाहर आ रहे थे, मीडिया कर्मियों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो उसमें साफ तौर पर वो कहते नजर आए कि उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। अपने समाज के लिए वो लड़ते रहेंगे, और इसी जाति आधारित हिंसा को ऐसे ही लोगों ने अंजाम दिया था, जिसमें 24 दलितों की हत्या कर दी गई थी। जी विपिन, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आखिरकार 44 साल बाद इस मामले में अहम फैसला सुनाया गया। और गुजरात में सोना तस्करी पर ATS DRI का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। अहमदाबाद में 80 करोड़ का सोना जब्त किया गया है। एक फ्लैट से 87 किलो से ज्यादा का सोना और कैश बरामद किया गया है। महंगी गाड़ियां, डायमंड ज्वेलरी भी बरामद हुई है। रेड में फ्लैट से 1 करोड़ 37 लाख रुपए कैश मिला है। विदेश से तस्करी करके लाया गया था सोना। तो यह अहम खबर सामने आ रही है। विदेश से तस्करी करके यह सोना लाया गया था। 80 करोड़ का सोना है। ATS और DRI का यह बड़ा ऑपरेशन देखने को मिला है, जिसमें इस खजाने की बरामदगी की गई है। रेड में फ्लैट से 1 करोड़ 37 लाख रुपए कैश भी बरामद किए गए हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, ऐसा लग रहा है कि एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है। सोना
तस्करों के खिलाफ, और यहां तो काफी मात्रा में कैश भी बरामद हुआ है। पूरा मामला क्या है? जी बिल्कुल, देखिए गोल्ड स्मगलिंग से जुड़े जितने भी इंडिविजुअल गैंग हैं उनके खिलाफ ये डीआरआई की एक मुहिम है, जिसके तहत आपको याद होगा कुछ दिन पहले राम्या राव को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा अब ठीक इसी तरीके से अहमदाबाद के पालड़ी इलाके के अंदर एक फ्लैट के ऊपर छापा मारा गया। उस छापे में तकरीबन 80 करोड़ रुपए की ये सोने की सीढ़ियां बरामद हुई है, लाखों की महंगी घड़ियां वहां से बरामद हुई है। इसके अलावा 1 करोड़ कुछ लाख रुपए कैश भी बरामद हुआ है। हालांकि फ्लैट किसका है ये तफ्तीश का विषय है, पता करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इतना जरूर है कि इस वक्त फ्लैट के अंदर कैश गिनने की मशीन लेकर बाकायदा डीआरआई और इसके अलावा गुजरात एटीएस की जो टीम है वो वहाँ मौजूद है। लगातार नोट गिनने की जो प्रक्रिया है वो अभी भी वहाँ पर चल रही है। इसके अलावा शुरुआती तफ्तीश में पता चला है कि जो सोना बरामद हुआ है, जो सोने की सिलियां बरामद हुई है, वो दरअसल विदेशी मार्का की, यानी कि बाहर से तस्करी कर हिंदुस्तान लाई गई थी। तो एक बड़े मैक्सेस का पर्दाफाश फिलहाल डीआरआई और गुजरात एटीएस की तरफ से किया गया है। जी शुक्रिया जितेंद्र आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। नागपुर हिंसा में पुलिस का एक्शन जारी है। अब तक 50 दंगाइयों पर शिकंजा कसा गया है। देखिए ये पूरा अपडेट। मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को लेकर हुए बवाल की वजह से नागपुर में तनाव बना हुआ है, तो नागपुर हिंसा पर पुलिस कार्रवाई भी तेज हुई है। अब तक 50 से ज्यादा हमलावरों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने 5 एफआईआर भी दर्ज की हैं। सीसीटीवी के जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। इस बीच सीएम फडणवीस ने पुलिस कमिश्नर से भी बात की, तो उन्होंने विधानसभा में भी नागपुर हिंसा पर बयान दिया। कापडावर धार्मिक मजकूर होता। अत्तरोळ मधील नमाज आटोपून 200 ते 250 चा जमाव हा त्या ठिकाणी तयार झाला आणि नारे देऊ लागला। याच लोकांनी आग लावून टाकू असे हिंसक बोलणे प्रारंभ केल्याने पोलिसांनी त्या ठिकाणी बळाचा वापर केला। वहीं डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि हिंसा के पीछे साजिश की जांच होगी। ऐसे समाज कंटक जो है, ये जो दो समाज में दूरी निर्माण करना, विद्वेष फैलाना, अशांति फैलाना, कम्युनल राइट करना, ये सब सोचकर समझकर जो काम कर रहे हैं समाज कंटक, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वयं मुख्यमंत्री बार बार इस घटना का जायजा ले रहे हैं। पुलिस विभाग पूरी तरह इसकी रूट तक जाएगी। इसके पीछे कौन है, क्या राजनीति है, और किसी को भी छोड़ेगी नहीं। वही शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि औरंगजेब को लेकर जो इस वक्त चल रहा है कब्र का मुद्दा, वो सियासी फायदे की वजह से सुलझाया गया है। सारे के सारे लोग ये 300, 440 साल 50 साल पुरानी बात कर रहे हैं। सरकार उन्हीं के हाथों में। अगर कब्र को खोदना है, कब्र को तोड़ देना है, तो प्रधानमंत्री महोदय फोन लगा सकते हैं, एएसआई को आदेश दे सकते हैं। लेकिन ये ना करते हुए ये सारी नौटंकी मूवमेंट करनी है उनको, ताकि अपनी बात चलती रहे। और देश की जो किसानों की बात है, महिलाओं की बात है, युवाओं की बात है, आम नागरिक की जो पीड़ित है, जो त्रस्त है, उनकी बातें उन्हें ना सुनाई दे। मैं तो कहता हूँ ये प्रोटेस्ट के बदले जाओ, कब्र को तोड़ दो, लेकिन भाजपा के नेताओं के जो बच्चे परदेश में पढ़ रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, उनको उस प्रोटेस्ट में आगे रखो। बीजेपी की ओर से हर जगह से औरंगजेब की कब्र खोदो, ये लेकर आंदोलन करने की जरूरत क्या है? क्या उनके ऊपर कोई नेता नहीं है? उनका शासन नहीं है? वो शासन के इसमें ही जो कब्र है वही सुरक्षित वहाँ रखा हुआ है, तो उन्हीं के ऊपर उन्होंने ये करना चाहिए कि करो भाई आप, लेकिन माहौल क्यों बिगाड़ते हो? धर्म के नाम से वहाँ जो भाईचारा बना के है आज के इसमें, तो उसको बिगाड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए। और नागपुर में हुई हिंसा के बाद 10 इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। औरंगजेब की कब्र को लेकर 2 समुदायों के बीच हुई झड़प के बाद तनाव बना हुआ है। डिटेल रिपोर्ट देखिए। नागपुर हिंसा के मामले में पुलिस का एक्शन जारी है। इस बवाल की एक एक तस्वीर को खंगाला जा रहा है। नागपुर हिंसा की इन तस्वीरों को देखिए। एक गली में कुछ लड़के हाथों में लाठी डंडे और पत्थर लेकर दौड़ रहे हैं। रास्ते में जो भी गाड़ियां नजर आ रही हैं, गाड़ियों को लाठी और पत्थर से तोड़ दिया। घरों में पथराव हुआ। तस्वीरें आपके सामने हैं। उपद्रवी पत्थरों से गाड़ियों के शीशे को कैसे तोड़ रहे हैं। तस्वीरों में एक विशेष समुदाय के लोग नजर आ रहे हैं। हिंसा के सबूत के इन तस्वीरों को देखिए। एक गली के सामने कुछ हमलावर सामने की तरफ से दनादन पथराव करते दिखे। नीचे से पत्थर उठा रहे हैं, सामने की तरफ फेंक रहे हैं। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि हमलावर पहले से ही पत्थर लेकर आए थे।
अब ये तस्वीर देखिए, उपद्रवियों ने घर के अंदर खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाया, पत्थर से घर के अंदर खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, मोटरसाइकिल, स्कूल में आग लगा दी। जली हुई दर्जनों गाड़ियों का मंजर पूरे बवाल की खौफनाक तस्वीर बयां कर रहा है। नागपुर में हुई हिंसा सवाल उठा रही है, आखिर 500 हमलावरों की भीड़ किसने जुटाई और हमलावरों ने अपने चेहरे क्यों छिपाए। और आइए अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर के डीसीपी निकेतन कदम से वीडियो कॉल पर बात कर उनका हाल जाना। निकेतन कदम नागपुर में बीती रात हुई हिंसा के दौरान बुरी तरह घायल हो गए थे। हाथावर लगा। अच्छा, मग प्लास्टिक सर्जरी केली, काय केलं त्याच्यामध्ये? हो सर, प्लास्टिक सर्जरी केली सर, काही नर्व्स वगैरे डॅमेज झाले नाही। ठीक आहे, तुम्ही चांगलं तिथे समोर गेलात आणि सगळ्यांचा सामना केला, त्याबद्दल तुमचं अभिनंदन आहे आणि आम्ही सगळे तुमच्या पाठीशी आहोत आणि लवकर तुम्ही ठीक व्हावं अशी आमची प्रार्थना आहे आणि अशाच प्रकारे नेहमी तुम्ही चांगलं काम कराल अशी बिलकुल ईश्वरचरणी प्रार्थना आहे। थँक्यू सर, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। नागपुर हिंसा मामले में पुलिस सीसीटीवी के जरिए उपद्रवियों की पहचान करने में जुटी हुई है। देखिए, सवाल उठाती है रिपोर्ट। नागपुर हिंसा की हर तस्वीर सवाल उठा रही है। इन तस्वीरों को देखिए, उपद्रवी गली में खड़ी मोटरसाइकिल को कैसे निशाना बना रहे हैं, बाइक को खींचते हुए सड़क पर ले आए और फिर उसमें तोड़फोड़ कर रहे हैं। मोटरसाइकिलों पर ताबड़तोड़ लाठियों से हमले हो रहे हैं। तोड़फोड़ करने के बाद मोटरसाइकिलों में आग भी लगाई गई, कई बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं इस वीडियो में सड़क पर दंगाई दिख रही है, हाथों में लाठी और बड़े बड़े पत्थर। ये दंगाई पत्थर से गाड़ियों और दुकानों को टारगेट कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। हिंसा की तस्वीर कुछ लोगों ने अपने घरों की बालकनी से रिकॉर्ड की हैं। हिंसा के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल था, स्थानीय लोग अपने अपने घरों में छिप गए। दरअसल औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर सोमवार को महाराष्ट्र में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान नागपुर में विश्व हिंदू परिषद ने औरंगजेब का पुतला फूंका। दावा किया गया है कि इसमें आपत्तिजनक सामग्री का इस्तेमाल किया गया और इसका वीडियो वायरल हो गया। देर शाम 7:30 बजे नागपुर के महाल इलाके में हिंसा भड़क गई। इसके बाद पथराव और तोड़फोड़ शुरू हो गए। अभी नागपुर के 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू है। और नागपुर हिंसा को लेकर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने फिर आग उगली है। नीतीश राणे ने कहा है कि पुलिस पर हाथ उठाने वाले को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री और हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने इसके बारे में अधिकृत निवेदन, ऑफिशियल निवेदन किया। इसके बारे में सारे को घटनाक्रम कैसे हुआ, उसने किस तरीके से सुबह सुबह वीएचपी और बजरंग दल का आंदोलन हुआ, फिर शाम सब वो आंदोलन शांत होने के बाद इनका शाम को कार्यक्रम कैसे शुरू हुआ, ये सब के बारे में उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। वही चीज़ सत्य है, क्योंकि राज्य के प्रमुख है, होम मिनिस्टर है, उन्होंने जो कोई मालूमात दी है वो सत्य है। उसके साथ जिसने भी पुलिस के ऊपर हाथ उठाया वो हाथों को तो हम छोड़ेंगे नहीं। जिसने हमारे डीसीपी लेवल से लेके मुझे लगता है 33 पुलिस लोगों के ऊपर आज जख्मी हुए। ये किस तरीके का आंदोलन है कि तुमको पुलिस लोगों के ऊपर हाथ उठाना पड़ता है। जो हाथ हमारे पुलिसों के ऊपर उठाए, अभी उनको भी हम उनके अब्बा पाकिस्तान का अब्बा याद ध्यान में आएगा। इस तरीके का एक्शन हमारे देवा के सरकार के माध्यम से होगा। कर्नाटक से एक अहम खबर, सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% वहां पर आरक्षण मिलेगा। कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में बिल पेश कर दिया है। देखिए इस पर यह रिपोर्ट। सियासी विरोध के बीच कर्नाटक सरकार ने आज विधानसभा में विवादित बिल पेश किया। आज मुसलमानों के लिए सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण लागू करने का विधेयक पेश किया गया है। कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच.के. पाटिल ने इस बिल को पेश किया। यानी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी टेंडर में अब 4% आरक्षण देगी। इससे पहले डिप्टी सीएम डी.के. शिव कुमार ने 4% आरक्षण को लेकर सफाई दी थी। उन्होंने कहा था कि 4% आरक्षण सिर्फ मुसलमानों के लिए है, ये सभी अल्पसंख्यकों और पिछड़ा वर्ग के लिए है। उन्होंने कहा कि आरक्षण नौकरियों या शिक्षा के लिए नहीं, बल्कि ठेकेदारों को 1 करोड़ रुपए तक की सरकारी परियोजनाओं के लिए बोली लगाने के लिए है। कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण देने पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। कर्नाटक सरकार ने अपने बजट में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। अभी तक नौकरी तक समझते थे, अब सरकारी ठेकों में भी रिजर्वेशन हो रहा है और उसमें भी
सीधा मुस्लिम्स के लिए 4%। भाजपा की ओर से, हम भाजपा के राष्ट्रीय मंच की ओर से ये बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं, ये सब राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर औरी के खिलाफ अब जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। औरी और उनके साथियों पर जम्मू के कटरा में शराब पीने का आरोप है। औरी की गिरफ्तारी को लेकर अब जम्मू में शिवसेना ने मोर्चा खोल दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जम्मू में शिवसेना की तरफ से मांग की जा रही है कि औरी को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए लोग आते हैं। आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। आपको बता दें कि जो पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट आया है उसमें उसके मुताबिक 8 लोगों को एफआईआर में बुक किया गया है, जिसमें औरी भी है। औरी हाल ही में ही माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आया था, जबकि कटरा के अंदर शराब का सेवन और नॉनवेज का सेवन टोटली बंद है। और ऐसे में होटल के अंदर शराब जो है वो पी जाती है और उसकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, जिसके बाद पुलिस की तरफ से पूरी तरीके से जो एफआईआर है वो लगाई जाती है। आज वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने वायनाड के किसानों के लिए विशेष मांग की। वहीं कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने मनरेगा को लेकर बड़ी मांग रखी और कहा कि केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय जी, मंत्री महोदय जी ने बहुत उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री जी की किसानों के प्रति कितनी हमदर्दी है। प्रधानमंत्री जी खुद वायनाड गए थे, उन्होंने वहाँ का दुख, वहाँ की किसानों की पीड़ा खुद देखी। मैं उनसे आग्रह करना चाहती हूँ आपके द्वारा कि केरला और वायनाड के किसानों के प्रति भी कुछ हमदर्दी दिखाएं। वहीं सोनिया गांधी ने राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई जाए, गारंटी कार्य दिवसों की संख्या भी बढ़ाई जाए। The Congress Party demands an increase in the minimum wage of ₹400 per day, an increase in the number of guaranteed work days from 100 to 150 per year. उधर अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस से जुड़े एनजीओ पर आज ईडी की रेड हुई है। यह कार्रवाई बेंगलुरु में की गई है। ईडी की छापेमारी फेमा कानून के उल्लंघन के आरोप में की गई है। बेंगलुरु स्थित जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन, ओपन सोरोस फाउंडेशन और एमनेस्टी इंटरनेशनल के दफ्तरों पर ईडी ने छापा मारा। एजेंसी ने एमनेस्टी और ह्यूमन राइट्स वॉच के पूर्व और वर्तमान कर्मचारियों के घरों की भी तलाशी ली। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दिसंबर 2020 में ही भारत में अपनी एक्टिविटी बंद कर दी थी। संस्था के बैंक खाते अवैध विदेशी फंडिंग के आरोप के चलते फ्रीज भी किए गए थे। एमनेस्टी और ह्यूमन राइट्स वॉच पर ओपन सोरोस फाउंडेशन से फंडिंग मिलने का आरोप है। इस मामले में सीबीआई इनके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर चुकी है। अब ईडी इसकी जांच कर रही है। छापे को लेकर ओएसएफ की तरफ से फिलहाल आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। बता दें कि हंगरी मूल के अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस और उनके संगठन ओएसएफ पर भारत के हितों के खिलाफ काम करने का आरोप है। अडानी हिंडनबर्ग मामले में भी जॉर्ज सोरोस की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठे थे। जॉर्ज पर दुनिया के कई देशों की राजनीति और समाज को प्रभावित करने का एजेंडा चलाने का आरोप है। सोरोस की संस्था ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने 1999 में पहली बार भारत में एंट्री की थी। लैंड फॉर जॉब स्कैम में आज राबड़ी देवी से ईडी ने 4 घंटे पूछताछ की। साथ ही लालू के बेटे तेज प्रताप यादव से भी पूछताछ की गई। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लिखवाने के मामले में आज लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेज प्रताप यादव से ईडी ने पूछताछ की। ये पूछताछ पटना स्थित ईडी दफ्तर में की गई। ईडी जानना चाहती है कि नौकरी के बदले जमीन लेने में उनकी क्या भूमिका थी। कल खुद लालू प्रसाद यादव ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश होंगे। इससे पहले 29 जनवरी को ईडी ने लालू से 10 घंटे तक पूछताछ की थी। पिछले साल 30 जनवरी को तेजस्वी यादव से भी ईडी ने 8 घंटे तक पूछताछ की थी। लैंड फॉर जॉब स्कैम के तहत सीबीआई का आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए बड़ा घोटाला किया। इसके तहत रेलवे में नौकरी देने के नाम पर लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई गई। जमीनों के बदले मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर जोन में बड़े पैमाने पर नौकरियां दी गई। आरोप के मुताबिक लालू परिवार ने बिहार में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन महज 26 लाख रुपए में हासिल कर ली थी, जबकि उस समय सरकारी दर के अनुसार जमीन की कीमत करीब 4.39 करोड़ रुपए थी।
इस मामले में लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती की कोर्ट में कई बार पेशी हो चुकी है। और आज भी बिहार विधानसभा में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। विपक्ष के हंगामे पर आज सीएम नीतीश कुमार ने खास अंदाज में जवाब दिया। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें बिहार विधानसभा की हैं। सीएम नीतीश कुमार विपक्ष के हंगामे पर ताली बजाने लगे। बिहार विधानसभा में विपक्ष के हंगामे और प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये अंदाज दिखाई दिया। तो हम एक्शन करेंगे, लेकिन आप मेरे खिलाफ बोल रहे थे, इसीलिए हम आपको तबाही किए, बड़ाई कर दी। खूब करिए, मेरे खिलाफ करिए, हम आपको तारीफ करेंगे, लेकिन कोई काम नहीं कर रहे हैं। कोई बात है तो लिख करके दीजिए। अरे ऐसे ही बोल रहे हैं, अरे जवाब दे रहे हैं तो उसमें नहीं। अगर किसी चीज के बारे में कोई बात है तो आप लिख करके हमको दीजिए, हम देखेंगे। दरअसल विधानसभा की कार्यवाही के दौरान वेल में विपक्ष के विधायक मेज थपथपाकर और ताली बजाकर प्रदर्शन कर रहे थे। तभी सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष के विधायकों के प्रदर्शन में दखल दिया। इस बीच सीएम नीतीश कुमार ने विपक्षी विधायकों से प्रदर्शन नहीं करने की अपील की। अगर आप भी मोमोज और स्प्रिंग रोल खाने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाएं। मोमोज फैक्ट्री का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आप मोमोज और स्प्रिंग रोल खाने से पहले 100 बार सोचेंगे। पंजाब के मोहाली में मोमोज और स्प्रिंग रोल लवर्स के लिए एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ मटौर इलाके में चल रही मोमोज फैक्ट्री में रेड मारी गई तो हैरान करने वाला नजारा दिखा। यहाँ सड़ी गली सब्जियों, फंगस लगी पत्ता गोभी और खराब तेल से मोमोज बनाए जा रहे थे। इतना ही नहीं, यहाँ मोमोज और स्प्रिंग रोल के मसाले में कीड़े तक मिलने की बात सामने आई है। इसके साथ ही यहाँ एक फ्रिज के अंदर जानवर का कटा हुआ सिर बरामद किया गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। इसके अलावा फैक्ट्री में बर्तनों के अंदर कुछ मात्रा में मांस भी मिला है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। दरअसल यहाँ फैक्ट्री से निकल रहे कचरे को देखकर लोगों को शक हुआ। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो हालात बेहद भयावह थे। वहाँ गंदगी के बीच मोमोज और स्प्रिंग रोल बनाए जा रहे थे। इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। ये भी सच्चाई सामने आई कि गंदगी और बदबूदार माहौल में तैयार किए जा रहे मोमोज और स्प्रिंग रोल को शहर भर के ठेलों और दुकानों में सप्लाई किया जा रहा था। दिल्ली के प्रीतमपुरा इलाके में एक बुजुर्ग दंपति की गला दबाकर हत्या कर दी गई। घटना कोहाट एन्क्लेव में हुई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान मोहिनिंदर सिंह और दिलराज कौर के रूप में हुई है। घर की तीसरी मंजिल पर अलग अलग कमरों में दोनों के शव मिले। बुजुर्ग दंपति का बेटा आज सुबह जब घर आया तो वारदात का पता चला। बेटा पास में ही दूसरे घर में रहता है। शुरुआती जांच में हत्या की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि उनके घरेलू नौकर के फरार होने की बात सामने आई है। पुलिस को शक है कि 2 या 3 दिन पहले हत्या की गई। आज सुबह जब इनका ड्राइवर इस घर में यहाँ पहुँचा तो दरवाज़ा अंदर से बंद था, दरवाज़ा नहीं खोला, जिसके बाद इनके जो दोनों बेटे इस बराबर वाली बिल्डिंग में रहते हैं, चंदप्रीत और मनप्रीत, ये दोनों इनके बेटे हैं जिनका गारमेंट्स का काम है। ये लोग इस बराबर वाली बिल्डिंग में रहते हैं। उसके बाद खबर मिलने के बाद वो लोग इस बिल्डिंग में पहुँचे और जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो देखा अंदर कमरे में दोनों की लाश पड़ी हुई थी। दिल्ली पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। मौके पर फॉरेंसिक टीमों ने पहुँच जाँच की। वहीं पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि फरार नौकर और किसी दूसरे संदिग्ध की पहचान की जा सके। और जयपुर में लिव इन में रहने वाले प्रेमी प्रेमिका ने बच्चा चोरी की वारदात को अंजाम दिया। रेलवे स्टेशन से 4 साल के एक बच्चे को किडनैप किया गया। तस्वीरें जयपुर रेलवे स्टेशन की हैं। 4 साल के मासूम को किडनैप करने के मामले में जीआरपी पुलिस ने आरोपी प्रेमी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है। तो उन्होंने पूछताछ में बताया कि लिव इन में पिछले 1 साल से ये साथ रह रहे थे। करीब 8 महीने पहले बच्चा चोरी की प्लानिंग की थी। 2 बार रेलवे स्टेशन पर रेकी के लिए घंटों समय भी बिताया। बच्चा चोरी करने से पहले खाने पहनने से लेकर ठहरने के लिए पूरी व्यवस्था कर रखी थी। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान सुंदर और जीविका ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। करीब 2-3 महीने के रिलेशनशिप के दौरान प्रेमी सुंदर कश्यप को पता चला कि प्रेमिका जीविका की नसबंदी हो चुकी है। नसबंदी के चलते वो मां नहीं बन सकेगी। इस बात को लेकर सुंदर और जीविका के बीच झगड़ा हुआ। दोनों के बीच सहमति बनी कि बच्चा होने के बाद ही शादी करेंगे। जीआरपी एसपी नरेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी सुंदर कश्यप मजदूरी का काम करता है।
करीब 2 साल पहले पति और 2 बच्चों को छोड़कर आई जीविका मजदूरी के दौरान उसके कांटेक्ट में आई थी। बातचीत के दौरान दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। और दिल्ली में बंदूक के बल पर एक व्यापारी से 80 लाख रुपए लूट लिए गए। तफ्तीश में पुलिस को कई सुराग हाथ लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके के लूट की हैं। यहां एक व्यापारी से बंदूक के बल पर करीब 80 लाख रुपए लूट लिए गए। लुटेरे ने पहले तो व्यापारी का पीछा किया और फिर बंदूक दिखाकर उसने लूट की घटना को अंजाम दिया। पूरी घटना लाहौरी गेट थाना इलाके के हवेली हैदर कुली चांदनी चौक की है। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। इस घटना का वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे इस पूरी लूट की घटना को अंजाम दिया गया। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक शख्स कंधे पर बैग लटकाए हुए जा रहा था। उसके पीछे बदमाश उसका पीछा कर रहा था। इसी दौरान बदमाश अपनी कमर से पिस्तौल निकालता है और शख्स को पिस्तौल दिखाकर रोक लेता है। व्यापारी के कंधे पर रखे हुए बैग को छीनने लगता है। इस दौरान व्यापारी छीना झपटी भी करता है। इस दौरान बदमाश बार बार व्यापारी को पिस्तौल दिखाता है और फिर बैग छीनकर वहां से जाने लगता है। इस दौरान व्यापारी उसका पीछा भी करता है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता और बदमाश 80 लाख रुपए लूट कर फरार हो जाता है। पुलिस इस मामले में वीडियो के आधार पर छानबीन कर रही है। पुलिस के हाथ कई सुराग भी लगे। सुनीता की वापसी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 19 तारीख सुबह 3:27 पर वापसी का समय तय है। 10 घंटे बाद सुनीता विलियम्स की वापसी होगी। फ्लोरिडा तट पर स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग होगी, टचडाउन होगा और सुबह 3:27 का समय है। अगर मौसम सही रहा तो यही समय है तब जबकि पृथ्वी पर वापसी होगी सुनीता विलियम्स की। सुनीता विलियम्स की वापसी का काउंटडाउन जारी है। 10 घंटे बाद सुनीता की वापसी होगी। कल सुबह 3:27 पर सुनीता की वापसी का समय है। फ्लोरिडा के तट पर उनके स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग होगी। इस बीच पीएम मोदी ने कहा है कि सुनीता विलियम्स भले ही हजारों मील दूर हैं, लेकिन हमारे दिलों के करीब हैं। सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर का अंतरिक्ष यान धरती की ओर तेजी से आ रहा है। ये सभी स्पेसएक्स क्रू कैप्सूल से धरती की ओर लौट रहे हैं। ड्रैगन कैप्सूल अब सुनीता विलियम्स को लेकर धरती की तरफ बढ़ रहा है। ये ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा के तट पर उतरेगा। इससे पहले उनकी लैंडिंग का दिन बुधवार के लिए तय किया गया था, लेकिन मौसम की अनुकूल स्थिति के बाद एक दिन पहले का समय निर्धारित किया गया। नासा ने लगातार स्थिति पर नजर बना रखी है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने 9 महीनों से भी ज्यादा वक्त बिताया है। सुनीता विलियम्स ने एक ईमेल में बताया है कि वो पिछले 9 महीने से जमकर वर्कआउट कर रही हैं, जिससे वो ताकतवर महसूस कर रही हैं। और अब खबर यूक्रेन के वॉर फ्रंट से। आज ट्रंप और पुतिन की फोन पर बात होगी। सिर्फ 1.5 घंटे बाद ट्रंप और पुतिन बात करने वाले हैं एक दूसरे से। युद्ध विराम को लेकर यह बातचीत होगी। फोन पर बात के बाद ट्रंप और पुतिन की मुलाकात भी हो सकती है। तो मात्र 1.5 घंटे बचे हैं, जब एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे, दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति होंगे। रूस और अमेरिका ने बातचीत की तैयारी की। रूस यूक्रेन युद्ध पर कोई बड़ी घोषणा हो सकती है इस बातचीत के बाद। पीएम मोदी का फोकस देश में यातायात के आधुनिक साधनों को विकसित करने पर शुरू से ही रहा है। रेलवे सेमी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट के बाद अब हाइपर लूप रेल को आईआईटी मद्रास की मदद से विकसित किया जा रहा है। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। भारत में वंदे भारत जैसी वर्ल्ड क्लास फीचर वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन, नमो भारत जैसी रैपिड ट्रेन, मुंबई अहमदाबाद के बीच प्रस्तावित बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बाद भारत में हाइपर लूप की भी टेस्टिंग की जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आईआईटी मद्रास में 410 मीटर लंबा हाइपर लूप टेस्ट ट्यूब एशिया का सबसे लंबा हाइपर लूप टेस्टिंग फैसिलिटी है और ये जल्द ही दुनिया का सबसे लंबा हाइपर लूप टेस्ट ट्यूब होगा। बताते चले कि इस साल 2013 में एलॉन मस्क ने पूरी दुनिया को सबसे पहले हाइपर लूप दिखाया था। हाइपर लूप टेक्नोलॉजी एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो एक वैक्यूम सील ट्यूब में पॉड्स को 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज स्पीड से ऑपरेट कर सकती है। रेल मंत्रालय ने मई 2022 में हाइपर लूप टेक्नोलॉजी के स्वदेशी डेवलपमेंट के लिए आईआईटी मद्रास को 8.34 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि हाइपर लूप ट्रांसपोर्ट के लिए पूरा टेस्टिंग सिस्टम स्वदेशी तकनीक पर विकसित किया गया है, जिसमें आईआईटी मद्रास की बड़ी भूमिका रही है।